A truck covers 40 किलोमीटर with an average speed of 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ एक स्टेशन ए है, दूसरा स्टेशन यहाँ बी है। यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना है? 40 किलोमीटर है। ठीक है, कहा कि एक ट्रक कवर्स 40 किलोमीटर विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर तो एवरेज स्पीड कितना था उसका? एवरेज स्पीड था 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जाते समय आपका देन ही ट्रेवल्स अनदर 40 किलोमीटर विथ एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अब वापस आए या फिर आगे 40 किलोमीटर जाए तो आगे 40 किलोमीटर जाएगा, या फिर वापस उतना ही डिस्टेंस आता है तो उस समय एवरेज स्पीड कितना हो जाता है? 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाता है। हाँ, एवरेज स्पीड पहले एवरेज स्पीड कितना 40 किलोमीटर के लिए 80 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड कितना हो गया? 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 40 किलोमीटर के लिए कर रहा है, टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसमें उसका एवरेज स्पीड कितना था। ठीक है, तो पहले तो निकाल लेते हैं टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। टोटल टोटल देखो 40 प्लस 40 कितना हो गया? 80 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब एवरेज स्पीड निकालना है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। तो पहले तो इसमें निकालते हैं टाइम कितना लगेगा। ठीक है, फॉर फर्स्ट 40 किलोमीटर टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है 40 और स्पीड कितना है? 80। कैंसिल होकर कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर पर आवर में है तो आवर। ठीक है, फिर पहले 40 किलोमीटर कितना स्पीड से गया? 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया। तो फर्स्ट 40 किलोमीटर के लिए एवरेज स्पीड कितना था? 80 किलोमीटर पर आवर। तो वहां पे टाइम कितना लगा होगा उसको? 80 के स्पीड से 40 किलोमीटर जाने में। डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस है 40, स्पीड है 80 किलोमीटर, तो टाइम लगा हाफ आवर जाने में। फिर जब 40 किलोमीटर आगे गया या रिटर्न आया तो उस समय अब निकालते हैं फॉर नेक्स्ट 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर के लिए टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस भी 40 और टाइम भी, स्पीड भी कितना? 40। देखो फॉर्मूला याद रखना, टाइम इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना है? 40 और स्पीड भी कितना है? 40। तो यहाँ कितना आ गया? 1 आवर्स। यहाँ तक ठीक है। अब देखो टोटल डिस्टेंस पता है कितना आया? 80 किलोमीटर। अब टोटल टाइम निकाल लेते हैं, जाने में कितना टाइम लगा। तो टोटल टाइम इज इक्वल बाय 2 ऐड करेंगे 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3/2 आवर्स। टोटल टाइम लगा उसको 3/2 आवर्स। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 8 किलोमीटर। देखो ध्यान से, कहा कि 40 किलोमीटर गया 80 से, तो उसके लिए टाइम कितना लगा उसको? हाफ आवर। फिर 40 किलोमीटर गया 40 के स्पीड से, तो कितना टाइम लगा? 1 आवर। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 80 और टोटल टाइम हो गया 3/2 आवर। तो पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड अब यहां से मिटाते हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड और होल जर्नी, पूरे जर्नी एवरेज स्पीड कितना जाएगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस पता है कितना? 80 और टोटल टाइम पता है 3/2। तो नीचे 2 आएगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी 160/3 किलोमीटर पर आवर। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? देख लो, 53 किलोमीटर
लास्ट वाला ऑप्शन होगा तो ये आ जाएगा कितना 53/53.33 किलोमीटर पर आवर, तो डी ऑप्शन होगा। ठीक है, ध्यान से देखो एक बार, कहा क्या कि एवरेज स्पीड शुरू में कितना था 80 किलोमीटर, फिर अगले 40 किलोमीटर की एवरेज स्पीड 40 के स्पीड से, तो पूरे जर्नी में पूरा जर्नी होगा कितना 40 + 40 कितना 80 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस हमको पता है 80 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लगा, तो पहले इसके लिए टाइम निकाल लेंगे, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी 40/80 1/2 हाफ आवर यहाँ, और यहाँ 40/40 1 आवर, तो टोटल टाइम लगा दिए तो 3/2 आवर। टोटल डिस्टेंस पता है 80 किलोमीटर, टोटल टाइम पता है 3/2, एवरेज स्पीड कितना होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम डिवाइड कर देंगे, लगभग 53 किलोमीटर पर आवर आएगा, यही आंसर होगा। ठीक है, खत्म हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिख लो जल्दी से। सेकेंड लॉ पढ़ा रहे थे ना, अनबैलेंस लॉ ऑफ मोशन में चले गए तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा चुके थे ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, ऑप्शन है ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, एप्लीकेशन थोड़ा सा बाकी है, पढ़ाते हैं। देखो, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to force applied and acts in the direction in which the force is acting। क्या कि जो मोमेंटम बदलने का रेट होता है नॉर्मल होता है, अगर लगाएंगे तो मोमेंटम चेंज होगा, फोर्स कम लगाएंगे रेट चेंज क्या होगा कम होगा। और सेकंड लॉ से ही फॉर्मूला मेरा आया है, देखो न्यूटन सेकंड लॉ से हम डिराइव किए थे फॉर्मूला, देखना पिछले वीडियोस में डेरिवेशन करा है, F इज इक्वल टू m इंटू a, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यह जो आया था कहां से आया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आया। अब कहा कि इसका एप्लीकेशन हमारे जीवन में कहां कहां देखने को मिलता है, तो क्वेश्चन भी दिए थे। और देखो यहाँ पे बताते हैं कि जैसे मान लो क्रिकेट बॉल जो होता है उसको कैच करते समय एक क्रिकेट प्लेयर और एक फील्डर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड ऑन कैचिंग द क्रिकेट बॉल, ताकि जब हम जैसे सामने से गेंद आता है, ऐसे गेंद आया तो यहाँ पे गेंद आया तो हाथ यहाँ रखेंगे तो चोट ज्यादा लगेगा, क्यों, क्योंकि अचानक मोमेंटम जीरो हो जाएगा, तो टाइम कम मिलेगा ना उसको बदलने में, तो रेट क्या होगा फास्ट होगा, तो फोर्स ज्यादा लगेगा। तो अगर अचानक हम गेंद को पकड़ लेते हैं तो चोट ज्यादा लगेगा। तो सेकंड लॉ कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम धीरे धीरे क्या करेंगे, जो फोर्स लगाए हैं उसको कम करेंगे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या होगा कम होगा, मतलब हाथ लगाएंगे लेकिन धीरे धीरे उसको पीछे ले जाएंगे। तो रेट जो होगा, देखो अगर मान लो एक ऐसे समझ लो कि मोमेंटम था 40 kg मीटर पर सेकेंड, इनिशियल गेंद आ रहा था तो उसका मोमेंटम कितना था 40 kg मीटर पर सेकेंड, अचानक कितना हो गया 0 kg मीटर पर सेकेंड, कैच कर लिए गेंद रुक गया, तो चल रहा था तो 40 रुक गया तो 0। अब अगर यहां से यहां कैच करने में अगर हम टाइम ड्यूरेशन लगाते हैं, मान लो ठीक है, अगर यहाँ टाइम ड्यूरेशन लगाते हैं 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 40 से 0 हो गया तो उस समय ज्यादा फोर्स लगेगा। अगर हम हाथ को पीछे लेकर चले गए तो मान लेते हैं यहाँ लग गया 3 सेकेंड, इसको 40 से 0 होने में, तो टाइम ज्यादा लग गया ना, तो रेट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो रेट जब स्लो हो जाएगा मोमेंटम चेंज का, तो हमको जो फोर्स लगेगा चोट लगेगा वह कम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए कहा कि जब भी क्रिकेट बॉल को कोई कैच करता है तो हाथ को क्या करता है पीछे की तरफ ले जाता है, जितना पीछे ले जाएंगे टाइम ड्यूरेशन को जितना बढ़ाएंगे उतना ही मोमेंटम का जो चेंजिंग का रेट होगा स्लो होगा, और उससे हमको फायदा मिलेगा, हर्ट कम होंगे, चोट कम लगेगा। पहला एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन इसका कहा
The case of a high jumper. During athletics meet, a high jumping athlete is provided either a cushion or dip of sand on the ground to fall upon. कहा क्या, जब हाई जंप होता है ना, देखो हाई जंप जब कराया जाता है तो हम लोग देखते होंगे टीवी पे भी देखते हैं कि हाई जंप करने के बाद जब आदमी नीचे गिरता है तो नीचे में कसन लगा दिया जाता है, गद्दा लगा दिया जाता है, ताकि गिरेगा ना तो गद्दा में आदमी जाएगा नीचे तक तो गद्दा धंसता है तो हमको टाइम ड्यूरेशन ज्यादा मिलता है, तो वहां मोमेंटम चेंज स्लो हो जाता है तो चोट हमको कम लगता है। वही मिट्टी रहेगा, पत्थर रहेगा, ईंट रहेगा, उस पर हम कूद के गिर जाएंगे तो चोट क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। क्यों? जब गिरेंगे तो उस समय मोमेंटम हाई होगा, जैसे ही जमीन पे पहुंचेंगे मोमेंटम अचानक जीरो हो जाएगा। तो गद्दा या कसन या वहां पे जो सैंड रहते हैं, जब प्रैक्टिस हम लोग करते हैं हाई जंप का गांव में अगर, तो उस समय क्या करते हैं, बालू डाल देते हैं। बालू डालने से क्या होता है, जब हम कूदते हैं तो जब पहुंचते हैं ग्राउंड को जब टच करते हैं तो बालू क्या फिसलता है, स्लाइड होता है, तो हमको टाइम ड्यूरेशन ज्यादा मिल जाता है। मोमेंटम जीरो पहुंचने में टाइम ड्यूरेशन हमको ज्यादा मिल जाता है। डायरेक्ट हार्ड मिट्टी है, ठीक है, हार्ड सॉइल है, उस पर कूद जाएंगे तो चोट ज्यादा लग जाएगा हमको, क्योंकि अचानक मोमेंटम जीरो हो जाएगा, धंसेगा नहीं। अगर कसन है तो उसे गद्दा लगा हुआ है तो हम यहाँ पे जब टच किए उस समय 40 लेते हैं, और यहाँ डायरेक्ट अगर ग्राउंड रहता, हार्ड आता तो यही जीरो हो जाता, तो टाइम ड्यूरेशन 1 सेकंड से भी कम लगता, बहुत कम लगता, तो उस समय चोट ज्यादा लगता। अब अगर गद्दा है वहां पे या फिर मिट्टी डाल के जगह बालू डाल देंगे तो बालू में कूदते हैं तो चोट कम लगता है। हाई जंप करते समय जहाँ पे हम लास्ट जंप में कूदते हैं नीचे मिट्टी पे, तो वहां मिट्टी पे बालू बिछा दिया जाता है, या कुश्ती कराया जाता है तो नीचे से डाल दिया जाता है, ऐसा किया जाता है ताकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम स्लो हो जाए, हम स्लाइड करें, ठीक है। जैसे मान लो बालू है तो जब कूदेंगे ना तो क्या होगा, बालू खिसक जाएगा अपने जगह से और हम और नीचे जाएंगे तो हमको टाइम ड्यूरेशन मिल जाएगा। पहले लगा था 1 सेकंड, अब अगर वहां पे सैंड डाल दिए तो वही मोमेंटम चेंज करने में 2 सेकंड लग गया, तो टाइम ड्यूरेशन हमको ज्यादा मिल गया ना। हम मिट्टी के अंदर गए तो जाते जाते भी कुछ टाइम लिए हम, उतना टाइम एक्स्ट्रा हमको मिल गया। गद्दा है तो गद्दा के ऊपर जब दबे हम तो गद्दा के अंदर जाने में जो कसन होता है उसके अंदर जाने में जो टाइम ड्यूरेशन मिला हमको, उसका फायदा हम उठाते हैं मोमेंटम को स्लो करने में। जो मोमेंटम का चेंज होता है धीरे हो जाता है, टाइम ड्यूरेशन हमको ज्यादा मिल जाता है, तो उससे फायदा होता है कि चोट कम लगता है। अगर चौकी पे कूद जाएगा क्योंकि हार्ड सरफेस है, टाइम हमको कम मिलेगा, मोमेंटम को 40 से जीरो ले जाने में टाइम बहुत कम मिलेगा। ये तो सरफेस नीचे जाने वाला है नहीं, अचानक जीरो हो जाएगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा तो चोट भी ज्यादा लगेगा। वही कसम रहता, गद्दा रहता, वहां पे सैंड रहता, ठीक है। तो क्या होता है, दबता है तो हम नीचे की तरफ उसको दबाएंगे तो टाइम ड्यूरेशन हमको ज्यादा लगेगा ना। अभी दब रहा है तो 1-2 सेकंड ज्यादा लग गया, हमको टाइम मिल गया एक्स्ट्रा, तो जैसे ही टाइम हमको ज्यादा मिल जाएगा मोमेंटम का जो रेट होता है स्लो हो जाता है। अब स्लो हो जाएगा तो हमको जो फोर्स लगेगा या क्या हो जाएगा, कम चोट लगेगा। तो पहला यूज एप्लीकेशन हो गया, देखो कि जब भी हम क्रिकेट बॉल को कैच करते हैं तो हाथ को पीछे की तरफ ले जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे टाइम ड्यूरेशन ज्यादा देंगे, हाथ को जितना पीछे ले जाएंगे टाइम ड्यूरेशन उतना ही ज्यादा मिलेगा, मोमेंटम बदलने का रेट उतना ही कम होगा, और जितना कम होगा मोमेंटम बदलने का रेट उतना ही कम चोट लगेगा। पहला। दूसरा, हाई जंप। तो हाई जंप करते समय जो नीचे गद्दा बिछाते हैं या सैंड डालते हैं, क्यों डालते हैं? ताकि मोमेंटम के रेट क्या हो, कम हो बदलने को, ठीक है। यूजेज ऑफ सीट बेल्ट इन कार। तीसरा कहा कि सीट बेल्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं कार्स में। जब भी बैठते हैं तो कहा जाता है कि कार में जब हम बैठते हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें। क्यों करना चाहिए? बोले ना कि मोमेंटम जो अचानक ब्रेक लग गया तो अचानक मोमेंटम हमारा 40 से जीरो हो गया तो हमको फोर्स ज्यादा लगेगा तो हम आगे की तरफ गिरेंगे, चोट ज्यादा लगेगा, अगले सीट में लग सकता है, आगे बैठे हैं तो शीशा में चोट लग जाएगा। तो अगर सीट बेल्ट लगा है तो सीट बेल्ट हटा करके रखेगा, पीछे की तरफ खींच के रखेगा, अगर आगे भी जाएंगे तो सीट बेल्ट पीछे की तरफ, चोट हमको नहीं लगेगा। तो मोमेंटम जब अचानक जीरो हो जाता है उस समय सीट बेल्ट का प्रयोग करने से क्या फायदा होता है, हमको अगले सीट से नहीं टकराते हैं। अचानक ब्रेक ले लिए, मोमेंटम बहुत ज्यादा था, अचानक जीरो, तो टाइम ड्यूरेशन कम मिला ना, तो फोर्स गाड़ी में तो बहुत ज्यादा लगाएगा इनर्शिया के कारण से। अब फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा तो अगर सीट बेल्ट नहीं होगा तो आगे पिछले सीट से कहाँ चले जाएंगे, गिरेंगे तो अगले सीट पे चले। तो इसलिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी होता है। मोमेंटम अचानक चेंज होता है, जीरो हो जाता है, उसका जो फोर्स हम पे लगेगा उसको कोप अप करने के लिए, उससे बचने के लिए, उस फोर्स से हमको नुकसान ना हो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, सीट बेल्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सीट बेल्ट नहीं प्रयोग करेंगे, अचानक ब्रेक मारेंगे तो शीशा तोड़ के कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, अगर सीट बेल्ट नहीं प्रयोग करेंगे। तो इसलिए सीट बेल्ट का प्रयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बैठे हैं तो करना भी चाहिए, तो अचानक ब्रेक लगाना पड़ जाए, ठीक है।
सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं। इतना एप्लीकेशन हो गया हमारी डेली लाइफ में कि इसका सेकंड लॉ का कहाँ कहाँ पहला हो गया जंप में नीचे गद्दा लगाते हैं तो वहां पे सेकंड लॉ उसका क्वेश्चन इसमें है, देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन है पेज नंबर तुम्हारे 6 प्रॉब्लम 1 to 7। ठीक है, बाद स्टार्ट करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन सर वीडियो तो आ ही नहीं रहा है, अब आवाज भी नहीं आ रहा। अब आ रहा है वीडियो सर। नहीं आ रहा? सर अब आ रहा है। वीडियो स्टॉप हो गया सर। आवाज भी नहीं आ रही। हेलो सर, आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है, वीडियो स्टॉप है। वीडियो पाउज फिर से हो गया है। व्हेन ए बॉडी एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन द बॉडी, आप भी लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? तो वही होता है एक्शन का रिजल्ट। मोबाइल है तो लबड़ी में सर आप आवाज नहीं आ रहा है सर। उनका थर्ड लॉ है बहुत वीडियो स्टॉप। ताकि अगर हम इस मतलब भी हम विपिन सर लेफ्ट। मैंने क्या आदमी चल क्लास खत्म हो गया क्या? कुछ आवाज ही नहीं आता। FPS नवादा खुद म्यूटेड है, सिर्फ हमें बोल रहा है। कौन ऐसे बोल रहा है? आवाज क्लास लीव कर दे क्या? आवाज ही नहीं आ रहा, पूछ कर रही हूँ। हेलो, किसी को आवाज जा रहा है क्या?
ये कुछ लिख लो फिगर के बाद पता चलो और फिगर के बाद ड्रोन एंड डैश ड्रोन। नहीं यार, किसी का आवाज ही नहीं आ रहा है। क्लास लीव करें कि नहीं, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। विपिन सर है, ये नहीं है नया स्टूडेंट। लेकिन अभी कितना अच्छा आ रहा है वीडियो, अभी हट जाके नहीं मोटा विपिन सर उधर। हेलो हेलो। तरीके उनको कुछ भी आवाज नहीं आ रहा। हेलो, तो क्लास लीव करना है कि नहीं, वो भी नहीं कुछ। हेलो, कोई बोलो। क्लास भी लीव करने नहीं बोलते हैं।
अभी क्लास चलेगा या लीव कर दें? इतना देरी से ये 1 घंटा पढ़ लो। आ गए सर। ये 1 घंटा पढ़ लो। कट गया था, बताएं नहीं चलो। देखो ध्यान से, अपोजिट रिएक्शन होता है यहाँ तक तो ठीक। अब कहा कि जो एक्शन होता है वह दूसरे बॉडी पे काम करेगा और रिएक्शन जो होगा दूसरे बॉडी पे गैस को हम ड्रग्स लगा रहे हैं, रिएक्शन फोर्स लगाएगा और किससे काम करेगा? हमारे हैंड मतलब इस ग्राउंड लेवल पे एक बॉक्स को रखिएगा से नीचे की तरफ, जी से नीचे की तरफ को दबाएगा, यानी कि यह जो फोर्स लगाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? हम पे लगाएगा कितना? m इंटू जी, या किसके बराबर होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पता लगता है m इंटू जी। अब नीचे की तरफ, अब ग्राउंड पे जब नीचे की तरफ m इंटू जी लगेगा तो ग्राउंड भी नीचे से रिएक्शन फोर्स बॉक्स पे लगाएगा और वह जो रिएक्शन फोर्स। सर आप जब से आए हैं आपका वीडियो स्टॉप है। किसके वीडियो नहीं चल रहा? वीडियो नहीं चल रहा है सर, आपका आवाज भी ठीक से नहीं आ रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। अच्छा तुम रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तुम्हारा, देखना रिकॉर्डिंग, दिक्कत होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है? नीचे के लिंक जो यह ग्राउंड पे लग रहा है, इसको कहते हैं एक्शनल फोर्स, जो यह लगा है। अब ग्राउंड नीचे से इस बॉक्स पर की तरफ फोर्स लगाएगा जिसको हम क्या कहते हैं? रिएक्शन फोर्स। और रिएक्शन फोर्स जो लगेगा, किस पे लगेगा? बॉक्स नीचे की तरफ लग रहा है उतना ही बॉक्स पे लग। अगर कहा क्या कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज होता है एक ही बॉडी पे नहीं काम करता, दोनों अलग अलग बॉडीज पे काम करता है। हम अगर दीवार पे धर और दीवार जो हम पे और रिएक्शन की डायरेक्शन में होगा डिफरेंट बॉडीज पे होगा, मतलब एक काम करेगा
ऑब्जेक्ट पे नहीं काम करेगा। हम अगर दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं एक्शन, तो रिएक्शन भी दीवार पे नहीं होगा, दीवार हम पे रिएक्शन करेगा, ठीक है, हम पे उतना ही फोर्स लगाएगा, तो बॉडी चेंज हो गया ना, एक्शन हो रहा है दीवार पे और ये होगा हम पे। जैसे ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा है तो ग्राउंड पे हो रहा है एक्शन, तो बॉक्स पे क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। तो एक्शन बॉडीज पे होता है इक्विवेलेंट। एग्जांपल्स क्या क्या है, कैसे हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ का एप्लीकेशन। सबसे पहला जो एप्लीकेशन है, ध्यान से देखो, है न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसका तो हम लोग जैसे ग्राउंड पे कहें तो कि अरे राम, फिर भी पेंसिल रखी। फिर से भी पेंसिल चल ले रहे।